अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। आज बिलाखिर हुकूमत पीआईए को प्राइवेटाइज करने में कामयाब हो गई है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की कीमत पर पीआईए को खरीद लिया है और इस प्राइवेटाइजेशन के लिए हुकूमत ने एक दिलचस्प फार्मूला इख्तियार किया, क्योंकि इससे पहले हुकूमत की पीआईए के 60% शेयर्स 85 अरब रुपए की रेफरेंस प्राइस के साथ बेचने की कोशिश नाकाम हो गई थी और उस वक्त किसी संजीदा खरीदार ने पीआईए को खरीदने में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई थी और सिर्फ एक रियल एस्टेट डेवलपर सामने आया था। मगर इस बार हुकूमत ने पीआईए के 75% शेयर्स 135 अरब रुपए में बेच दिए हैं और इस बार कीमत का 7.5% हुकूमत रखेगी। बाकी रकम पीआईए की बेहतरी के लिए इन्वेस्ट की जाएगी, जबकि पीआईए के खरीदार के पास हुकूमत के पास मौजूद बकिया 25% शेयर्स खरीदने का ऑप्शन भी होगा। हमारे साथ पीआईए के खरीदार कंसोर्शियम को लीड करने वाले आरिफ हबीब साहब मौजूद होंगे। हम उससे पूछेंगे कि क्या वो बाकी 25% शेयर खरीदने भी इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के लिए हुकूमत ने गुज़िश्ता साल पीआईए का 654 अरब रुपए का कर्जा एक होल्डिंग कंपनी में ट्रांसफ़र करके पीआईए की बैलेंस शीट को साफ कर दिया था। इसके अलावा खरीदारों की डिमांड थी कि जहाज़ों की लीज़ पर 18% सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाए और हुकूमत ने यह इस्तिस्ना भी दे दिया। पीआईए की इक्विटी जो गुज़िश्ता प्राइवेटाइजेशन की कोशिश के वक्त मनफी 45 अरब रुपए थी, अब 30 अरब रुपए पॉजिटिव बताई जाती है। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के लिए बिडिंग में फौजी फर्टिलाइजर्स ने भी हिस्सा लेना था, मगर फिर बिडिंग से 3 दिन पहले फौजी फर्टिलाइजर ने बिडिंग में हिस्सा ना लेने का फैसला किया। ताहम अब उनके पास ऑप्शन है कि वो पीआईए के खरीदार के साथ सरमायाकारी करें, क्योंकि दो पार्टीज को बाद में शामिल होने का ऑप्शन हुकूमत ने खरीदार को दिया है ताकि पीआईए में सरमायाकारी हो। प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद अली के मुताबिक अगर कोई बैनुल-अक़वामी एयरलाइन पीआईए के खरीदार के साथ सरमायाकारी करती है तो पीआईए के लिए और बेहतर होगा। 3 पार्टीज लकी कंसोर्शियम, एयर ब्लू और आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने आज पहले सीक्रेट बिडिंग में हिस्सा लिया। एयर ब्लू ने 26.5 अरब रुपए की इब्तिदाई बोली लगाई, लकी कंसोर्शियम ने 101.5 अरब रुपए की बोली लगाई और आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 115 अरब रुपए की सबसे बुलंद बोली लगाई। और फिर हुकूमत ने ऐलान किया कि उसने 100 अरब रुपए की कम से कम कीमत रखी थी और क्योंकि एयर ब्लू ने 100 अरब रुपए से भी कम यानी 26.5 अरब रुपए की कीमत लगाई थी, इसलिए वो ओपन बिडिंग के अगले मरहले से बाहर हो गया और जो बोली आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने लगाई थी यानी 115 अरब रुपए, उसे बेस प्राइस बनाकर आरिफ हबीब और लकी कंसोर्शियम के दरमियान ओपन बिडिंग हुई। PC official to read the bid aloud. So the total bid in the first round that has been submitted by the Lucky Cement is rupees 101 billion 500 million only. 101.5 billion. Take out the bid. The bid that the Air Blue has submitted is 26 billion 500 million. Please read it aloud. The bid submitted by Arif Habib Consortium is 115 billion. Rupees 115 billion. हम सिनारियो 1 के अंदर एंटर हो गए हैं, जिसमें हमारी 2 बिड्स जो हैं वो रेफरेंस प्राइस से ऊपर हैं और रेफरेंस प्राइस जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने रिकमेंड की और कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने अप्रूव की और कैबिनेट ने उसको एंडोर्स किया, वो है रुपीस 100 बिलियन। मिनिमम इंक्रीमेंट जो है वो 250 मिलियन रुपीस का है। जी, so from Lucky's consortium we would like to take 30 minutes and discuss amongst ourselves and then we'll reconvene over here. फिर लकी कंसोर्शियम ने आधे घंटे का वक्फा लिया और बिडिंग का दोबारा आगाज हुआ। दोनों खरीदारों ने बोलियां लगाई और जब 121 अरब रुपए तक बात पहुंची तो एक और वक्फा लिया गया। The base price for the second round is the highest bid price which has been submitted by Arif Habib Consortium, 115 billion. Increase our bid by rupees 14 billion at 115.5 billion rupees. Now I would request the consortium led by Arif Habib Saab to let us know if they are willing to revise their offer. Our new bid is 116 billion. The Lucky Consortium, they are willing to reconsider their offer. Our bid is 116.25 billion. Arif Habib Consortium, if they are willing to reconsider their. We go up to 116.5. Back to Lucky Consortium. 116.75 billion. Arif Habib Consortium, they can revise their bid. 117.5. Lucky Consortium, you are willing to consider. Revised bid is 117.25
1.75 billion. Arif Habib Consortium, will you be willing to reconsider your bid? 118 billion. Lucky Consortium, for your consideration. Our revised bid is 118.25 billion. Arif Habib Consortium, will you be considering revising your bid? We'd like to go to 119 billion. Our next bid is 119.25 billion. Arif Habib Consortium, 120 billion. Increase our bid to 120.25 billion. back to Arif Habib Consortium, will you be willing to revise your bid? 121 billion. We would like to opt for the 30-minute break. इस वक्फे के बाद ओपन बिडिंग का अमल एक बार फिर शुरू हुआ तो देखिए कैसे बात 135 अरब रुपए तक पहुंची। Lucky Consortium's revised bid stands at 125 billion. I will now refer to the Arif Habib Consortium to consider revised bid if they are willing to. We'll go to 126 billion. Our revised bid is 128 billion rupees. 129 billion. Revised bid is 130 billion rupees. I'll go back to Arif Habib Consortium. We'll bid 131 billion. Now back to Lucky Consortium. Our revised bid is 132 billion. Arif Habib Consortium. 133. Back to Lucky Consortium to reconsider their. Our revised bid is 134 billion rupees. Arif Habib Consortium. 135 billion. Lucky Consortium, your turn to consider. We would like to congratulate Arif Habib Consortium on So the highest bid offer stands at 135 billion submitted by Arif Habib Consortium Limited. Congratulations to Arif Habib Consortium. इस तरह 75% PIA के शेयर्स 135 अरब रुपए में आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने खरीद लिए। बिडिंग का अमल शुरू होने से पहले चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन मोहम्मद अली ने गुफ्तगू करते हुए बिडिंग के अमल की तफसीलात बताई और कहा कि कामयाब खरीदार 90 दिन के अंदर बकिया 25% शेयर्स भी खरीद सकता है। 7.5% हुकूमत को मिलेगा, बाकी पैसे PIA में ही इन्वेस्ट करने होंगे। मगर जो 25% है वो अब जो नई कीमत है उसके हिसाब से वो 25% शेयर्स हुकूमत से खरीदने होंगे और हुकूमत को अदायगी करनी होगी। इस बार 75% की बिडिंग है, 92.5% कंपनी में जाएगा और 7.5% गवर्नमेंट के पास आएगा। ये जो 75% की बिडिंग होगी उसकी जो पेमेंट है हमने बिडर्स को इसके अंदर एक पेमेंट टाइम भी दिया है। जो टोटल बिड होगी उसका 2/3 तकरीबन 67% बिडर्स पहली क्लोजिंग पे पेमेंट करेंगे जो कि 90 से 120 दिनों में होगी और बाकी जो 1/3 है वो उसके 1 साल के बाद वो करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट को सिक्योर करने के लिए हमने बिडर्स से जो उनके शेयर्स होंगे वो हमारे पास रहेंगे। हमने उनसे एक स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट भी लिया है और साथ साथ उनसे एक डिमांड प्रॉमिसरी नोट भी लिया है। तो गवर्नमेंट को हमने सिक्योर किया है कि ट्रांजैक्शन 2/3 पेमेंट शुरू में और 1/3 पेमेंट दोनों हो जाए। सिमिलरली जो उनके पास ऑप्शन है 25% का, उसके लिए भी हमने स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट लिया है उस अमाउंट के 25% का। तो गवर्नमेंट को हमने इसमें एडिक्वेटली सिक्योर किया है और जो 25% है उसके ऊपर हमने 12% सालाना के हिसाब से प्रीमियम भी चार्ज किया है। हमने बिडर्स को यह भी अलाउ किया है कि बिडिंग के बाद अगर वो चाहें तो मैक्सिमम 2 पार्टीज को वो ऐड कर सकते हैं अपने कंसोर्टियम में। वो हमारी अप्रूवल के हिसाब से होगा और उसका क्राइटेरिया हमने बड़ा स्ट्रिंजेंट रखा है। इन कंसोर्टियम में जो हमारा क्राइटेरिया था लीड कंसोर्टियम का, जो कि हाईएस्ट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाला क्राइटेरिया था, हमने वो रखा है। या फिर कोई इंटरनेशनल एयरलाइन आए। PIA की खरीदारी का अमल मुकम्मल हो गया है और आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में कौमी एयरलाइन के 75% शेयर खरीद लिए हैं। बात करेंगे, खुद आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ हबीब साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। 19 साल बाद कोई मेजर पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन हुई है। बहुत दफ़ा कोशिशें की गई PIA को प्राइवेटाइज करने की, नहीं हो सकी। नाउ हुकूमत की जो रेफरेंस प्राइस थी जो बाद में अनाउंस हुई वो 100 अरब रुपए थी, मगर आपने 115 अरब रुपए की बुलंद तरीन बिड दी। फिर राउंड्स पे राउंड्स हुए और 135 अरब रुपए में आप लकी का जो कंसोर्शियम था, आपका कंसोर्शियम उससे जीतने में कामयाब हुआ। 135 अरब रुपए आप क्या टारगेट कर रहे थे, यहाँ तक जाएगा मामला, या आपकी ऊपर तक की एक्सपेक्टेशन थी कि इससे ज़्यादा वर्थ बनती है PIA की? जी, आई थिंक हमारे जो एडवाइजर हैं सीबरी, उनकी जो वैल्यूएशन थी वो 131 बिलियन थी। तो जाहिर है ये जब बिडिंग हुई तो फिर एक हम टर्म यूज करते हैं एंट्री प्रीमियम। आप कोई भी किसी चलते हुए बिजनेस को खरीदना चाहते हैं तो आपको एक एंट्री प्रीमियम का प्रोविजन रखना होता है। तो उस के तहत जो है वो हम 135 बिलियन तक भी जो है वो गए। और कंसिडरिंग कि जो हमारा जो लकी ग्रुप है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, उनके बहुत ज्यादा जो है वो डीप पॉकेट भी हैं, तो उस चीज को भी जो है वो अंडर कंसिडरेशन थी। उस सब चीजों को पेश नजर
हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कोई अराउंड 130 बिलियन के करीब जो है ये ट्रांजैक्शन जो है वो शायद अचीव हो सके। और ये कितना कंफर्ट था कि अगर बिड ऊपर भी जा रही थी कि 92.5% तो वापस री इन्वेस्ट ही पीआईए में हो जाना है, जिसको जाहिर है आपने अगर खरीदा है तो मुनाफा कमाने के लिए खरीदा है तो वो री इन्वेस्ट हो जाएगा। 135 अरब रुपए का सिर्फ 10 अरब रुपए हुकूमत को जाएंगे। ये आई थिंक बहुत बड़ा कंफर्ट था, ये कंफर्ट बहुत बड़ा था क्योंकि जितना आप हायर बिड करते हैं उतना ही कंपनी के पास फंड्स जो है वो ज्यादा अवेलेबल हो जाएंगे फॉर डेवलपमेंट, फॉर टर्न अराउंड। उसके लिए जो है तो वो भी एक बड़ा फैक्टर था कि जिसकी वजह से ये जो है वो वैल्यूएशन हासिल हो सकी। अच्छा, पर जो चेयरमैन है निजकारी कमीशन के मोहम्मद अली साहब, उन्होंने कहा कि कुछ जो बिडर्स थे वो कह रहे थे हमें सिर्फ 75% खरीदना है, कुछ थे जो 100% खरीदना चाहते थे, इसलिए हमने ये जो बाकी के 25% है इसका ऑप्शन रखा है कि 12% प्रीमियम के साथ आप एक साल में तो और 90 दिन में बताना होगा। आप उनमें से हैं जो बाकी 25% भी खरीदना चाहेंगे? जी, हम ये इंसिस्ट कर रहे थे कि हम जो है वो 100% खरीदना चाहते हैं। तो आई थिंक उसको फिर ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने बहुत अच्छा स्ट्रक्चर किया और उन्होंने बिड जो है वो 75% की रखी और जो है वो बैलेंस 25% का उन्होंने ऑप्शन दिया है जिसको कि 90 डेज में एक्सरसाइज करना है और उसकी पेमेंट फिर जो है वो साल सवा साल के अंदर विद 12% पर एनम प्रीमियम पे जो है वो होगा। तो हम अगर अवेल करेंगे तो ये उसकी जो है वो वैल्यू हमको जो है वो तीन महीने में हमें एक्सरसाइज करना होगा, हमें उसके ऊपर फैसला करना होगा कि हम उसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर हम अवेल करेंगे तो हमें फिर कोई आज से सवा साल के लगभग जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी विद 12% प्रीमियम। और फौजी फर्टिलाइजर ने बिडिंग से पहले पुल आउट किया और डायरेक्ट प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने ये ऑप्शन रखा है कि आप दो जो मजीद इन्वेस्टर्स को ला सकते हैं जिन्होंने बिडिंग में ना पार्टिसिपेट किया हो। तो क्या आप विलिंग होगे या फिर आपकी पहले से बात हुई है कि वो आपके साथ फिर मजीद इन्वेस्ट करें? जी, भी हम उम्मीद करते हैं कि वो इंशाल्लाह जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे। और जो मोहम्मद अली साहब हैं उन्होंने ये भी कहा कि कुछ जो बायर्स थे जो बिड में हिस्सा ले रहे थे उन्होंने मिडिल ईस्टर्न एयरलाइन से भी बात की है। वो खुद चाहेंगे कि जो एक्सपीरियंस्ड एयरलाइंस हैं जिन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया है वो भी किसी ना किसी तरीके से इन्वेस्ट करने इन्वॉल्व हो, उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस काउंट हो। इस पर भी काम किया है आपने, क्या उनको भी इन्वॉल्व करेंगे? जी, आई थिंक वो जो 25% का जो ऑप्शन है उसमें हम ये एफर्ट करेंगे कि हम एयरलाइन को भी जो है उसमें ले आ सके। क्या कोई ऐसी तो आई थिंक हम ये समझते हैं कि अगर ये बिड विन करने के बाद हम अगर बात करते हैं तो वो हमको सीरियसली लेंगे तमाम लोग, क्योंकि हम वैसे तो पाकिस्तान से जब बात होती है तो वो कहते हैं भाई ये सिर्फ MOU साइन करते हैं। तो अब जो है वो चूंकि ये ट्रांजेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हम हाईएस्ट बिडर डिक्लेयर हो गए, कुछ दिनों में सारी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी और ये फिर कैबिनेट की अप्रूवल के बाद ये डील जो है ये ट्रांजैक्शन अवॉर्ड हो जाएगा। तो देन वी विल हैव अबाउट 90 days टाइम टू इन फैक्ट नेगोशिएट विद देम एंड प्रोबेबली ब्रिंग देम इनटू दिस एयरलाइन। यानी आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि ज़ाहिर इनिशियली प्राइवेटाइजेशन के अमल में तो हिस्सा नहीं लिया, मगर अब आप पुर उम्मीद हैं कि जो बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस हैं या मिडिल ईस्ट की एयरलाइंस हैं वो इंटरेस्ट शो कर सकती हैं 25% स्टेक में, जिससे आपको उनके एक्सपीरियंस का भी फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, हम मतलब एटलीस्ट अपने आप को तो प्रेजेंट तो करेंगे। इनिशियल कुछ एयरलाइंस से जो है वो बात भी हुई है, लेकिन उनको अब फर्दर जो है वो हमारी मुझे ये लगता है कि उनकी सीरियसनेस का ज्यादा जो है वो इदराक होगा, क्योंकि हम वैसे ही बात करें बिड से पहले तो वो फिर देखना चाहते हैं कि भाई ये कंसोर्शियम की जो है स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन हम जो है वो उसको एक्वायर करके बिड को विन करके और ये पेमेंट हम करने के लिए, चूंकि इसके लिए हमें जो भी SPLC वगैरह प्रोवाइड करनी होगी तो वो करके तो वो एक डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि ये कंसोर्शियम जो है वो फाइनेंशियली कैपेबल है ऑफ पुटिंग इन मोर कैपिटल इनटू इट। और साहब ज़रा आपने बहुत सारे बिजनेसेस किए हैं और बिजनेस करते हुए सबसे जो पहली चीज़ देखी जाती है वो है कि कस्टमर होगा या नहीं होगा।
अब पीआईए को लेकर या फिर पाकिस्तान में एयरलाइन के बिजनेस को लेकर कस्टमर का तो मसला नहीं है, इतनी बड़ी आबादी है, मगर उन्हें ज़ाहिर पीआईए से वो सहूलियात नहीं मिलती थी। अगर 34 जहाज़ हैं तो 18 एयरवर्दी थे। और आगे फिर टारगेट क्या है आपका, क्योंकि जहां 97 ममालिक के एयर सर्विस एग्रीमेंट हों, 170 प्लस के लैंडिंग स्लॉट्स मौजूद हों, बड़े बड़े एयरपोर्ट जहां पर बड़ी मुश्किल से लैंडिंग स्लॉट्स मिलते हैं वो हैं पीआईए के पास, मगर जहाज़ नहीं है पीआईए के पास, तो आपका क्या टारगेट है, किस तरीके से आगे बढ़ना है? आई थिंक ह्यूज पोटेंशियल है। आई थिंक सबसे बड़ी तो हमारी जो रिलीजियस ट्रैवलिंग है वो तो एक कैप्टिव मार्केट है ना हमारे पास, और ये हज और उम्रा जो है करना। दूसरा ये हमारे जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं, अब एक वक्त में वो 10 मिलियन हुआ करते थे, अब 14 मिलियन से ज्यादा हैं, और उनको अगर आप फैमिली मेंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो 7 करोड़ लोग हो जाते हैं कि जो अपने रिश्तेदारों से जो है वो पाकिस्तान भी आना चाहते हैं। उनकी जो है उनकी भी जो है वो डिमांड होगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम अपनी सर्विसेज को बेहतर करेंगे और उसके लिए अभी सफिशिएंट कैपिटल हमारे पास होगा, एंड आई थिंक हम बेस्ट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स हमारे होगा। ऑलरेडी जो हमारी टीम है, आई थिंक उसमें बहुत सारे कैपेबल लोग हैं, उनका हम फुल यूटिलाइज करेंगे। और चूंकि हम बिजनेस की जो है वो ग्रोथ पे फोकस करेंगे और जहाज लाने के प्लान है, तो हमें और लोगों की जो है वो जरूरत होगी। तो हम इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है एग्जिस्टिंग लोगों में से भी और एडिशनल भी इंशाल्लाह एकोमोडेट कर सकेंगे। अच्छा साहब, आपका मुख्तलिफ बिजनेस का एक्सपीरियंस है, आपके जो पार्टनर्स हैं इस कंसोर्शियम में उनका भी है, मगर एयरलाइन ज़ाहिर है एक टेक्निकल बिजनेस है, कंपेरेटिव बिजनेस है, तो ये होमवर्क आपने किया कि अगर कोई बाहर की एयरलाइन आपके साथ नहीं आती तो फिर इसको कैसे आगे बढ़ाना है, वो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? आई थिंक वो ह्यूमन रिसोर्स तो दुनिया भर में अवेलेबल है। कोई एमिरेट की शेप में शुरू की तो कर दी, फिर कतर ने भी तो नहीं की थी, और हमने भी अपने बिजनेसेस जो किए थे तो पहली मर्तबा ही हम फर्टिलाइजर के मालिक बने, हम सीमेंट के मालिक बने, हम रियल एस्टेट के मालिक बने, ये प्राइवेटाइजेशन में जो है किए थे। तो मैंने जैसे कहा कि हम पार्टनर्स को लाएंगे, नहीं लाएंगे तो हम प्रोफेशनल जो है वो जो है उनको ला सकते हैं। तो आप ये तो आपको इल्म है ही ना कि ये एंटरप्रेन्योर्स तो जो है इन्वेस्टर होते हैं, और उनमें ये एबिलिटी होती है टू bring on board the high quality professionals, और उन हाई क्वालिटी प्रोफेशनल्स को और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, आई थिंक एग्जिस्टिंग लोगों को भी पूरा मौका नहीं मिल रहा था, तो उनको अगर पूरा मौका मिलेगा तो हमारा ये मानना है कि वो बेहतरीन लोग जो है वो हमारे एग्जिस्टिंग टीम में भी मौजूद हैं। तो वो मौजूद हैं और उनको हम पूरी जो है वो अपॉर्चुनिटी होगी और उनको हम पूरे तरीके से सपोर्ट करें कि वो अपने जोहर दिखा सकें। मतलब क्योंकि पीआईए के बारे में साल साल से कहा जाता था कि बहुत ज़्यादा ओवर स्टाफ्ड है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल भर्तियां हुई हैं। एक ज़माने में कोई 11,500 थे, 5,000 कम, 6,500 के आसपास एम्प्लॉयज़ हैं। आपने जो अपनी स्टडी की, अभी भी आप समझते हैं बहुत ज़्यादा ओवर स्टाफ्ड है और इनएफिशिएंट वर्कफोर्स है, या आपकी जो स्टडी है उसमें अब वो इतना बड़ा मसला नहीं है क्योंकि 1 साल तक आप नहीं फायर करेंगे लोगों को एग्रीमेंट के तहत? आई थिंक ज़्यादातर लोग तो जो है वो प्रोफेशनल्स हैं। कुछ अगर पॉलिटिकली एफिलिएटेड लोग हैं तो उनके साथ भी जो है वो बैठा जाएगा और उनको हम बताएं कि भाई आपकी लॉयल्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कंपनी से होनी चाहिए, कि उसी से सब तमाम टीम मेंबर का रोजगार जो है और हमारी कौम का फखर जो है वो मुंसलिक है। तो उस चीज को इंशाल्लाह वी आर होपिंग, हमें इसका तजर्बा है हमारी, चूंकि हमने प्राइवेटाइजेशन में 4थी-5वीं एक्विजिशन है हमारी, और वो 4थी-5वीं एक्विजिशन जो अर्लियर एक्विजिशंस हैं उसमें बहुत अच्छा टर्न अराउंड रहा है, और वो तो बेहतरीन जो है वो चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो हमें उसका जो है वो एक्सपीरियंस है कि किस तरह हम उनका कॉन्फिडेंस जो है हमारी टीम का विन करें हमारे लिए, और हम उनको किस तरह पूरी सपोर्ट जो है वो लैंड करें। मतलब आज ज़ाहिर आप दोनों के दरमियान जो बिडिंग का था वो कंपटीशन हो रहा था, इससे पहले ये खबर भी आई कि इस कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए आपकी तरफ से अप्रोच किया गया था लकी ग्रुप को कि स्प्लिट कर लेते हैं ताकि प्राइस ऊपर ना जाए। क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल। आई थिंक हम ऑलरेडी लकी ग्रुप के साथ मुख्तलिफ बिजनेसेस में पार्टनर हैं, और हमारे बहुत देरी ना उनके वालिद साहब जो है जब लकी समिट लगा रहे थे 92 में,
तब भी हमने उनकी इनिशियल सब्सक्राइबर्स में आरिफ हबीब था और उनके साथ हमारे बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, बहुत हमारी क्लोज फ्रेंडशिप है। उसके मद्देनजर हमारी ये ख्वाहिश थी कि ये इतना बड़ा जो है वो ग्रुप और इतना कॉम्पिटेंट ग्रुप जो है उसके साथ हों और वो हमारे साथ हों। तो उसके लिए जो है वो डेफिनेटली हमने ये कोशिश की थी। एंड वो भी एक सॉफ्ट कॉर्नर इस पे रखते हैं, लेकिन उनका सिर्फ ये था कि भाई आपके कंसोर्शियम में भी इतने सारे लोग हैं, हमारे कंसोर्शियम में भी इतने सारे लोग हैं, तो ये फिर बहुत ज्यादा बड़ा जो है वो कंसोर्शियम बन जाएगा। तो इस वजह से आई थिंक उन्होंने ऑप्शन किया। मैंने इवन प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में भी ये चीज प्रपोज की थी कि हम तो चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर जो है पार्टनरशिप करके पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट करें और इनका आपस के अंदर जो है वो बहुत क्लोज कोऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर ये काम कर रहा है तो इट्स गुड फॉर पाकिस्तान और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये इस स्पिरिट पर जो है वो ये डिस्कशन जो है हुआ था, बट समहाउ आई बिलीव वो मटेरियलाइज नहीं हो सका। बट आई एम ग्लैड कि आप ये देखें ना कि दो ट्रांजैक्शन जो हम विनर हैं 35 बिलियन के, वो रनर अप हैं 34 बिलियन के, 134 and 135, तो ये $1 बिलियन हो गया। तो $1 बिलियन खाली दो कंसोर्शियम जो है मिल के जो है, तो हम $1 बिलियन कोई बड़ी साइज होती है। तो इसका मतलब ये है कि एक $500 मिलियन का विनर करार हुआ और एक $500 मिलियन इन वेट है। तो ये अभी और भी प्राइवेटाइजेशन के ऑफर्स आएंगे, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो अच्छे जो है अपॉर्चुनिटीज में उनको असिस्ट कर सके और उनसे हम मशवरे भी करेंगे इस एयरलाइन के बारे में भी, क्योंकि उन्होंने भी इसको अच्छा खासा स्टडी किया हुआ है। तो वो तो बिल्कुल हमारा एक फैमिली है, इतनी हमारी क्लोज रिलेशनशिप है। और सब, और मुझे ये बताइएगा कि इस सारे के सारे प्रोसेस में, क्योंकि पाकिस्तान में जब एक दफ़ा प्राइवेटाइजेशन का अमल डीरेल हुआ पाकिस्तान स्टील मिल में, और आप उसमें भी ज़ाहिर उस मामले में इन्वॉल्व थे, तो ऐसा डीरेल हुआ कि फिर प्राइवेटाइजेशन करना अजाब हो गया। ये आप समझते हैं कि जिस तरीके से हुआ है, फिर नेशनल मीडिया पे दिखाया भी गया है, पाकिस्तान एयरलाइन को, इंटरनेशनल एयरलाइन को कहा जाता था कि बहुत ही मुश्किल है कि इसको प्राइवेटाइज किया जा सके, इससे कम से कम एक अमल शुरू होगा जिससे डोमेस्टिक इन्वेस्टर और फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान में आने लगे, क्योंकि सरमायाकारी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। आई थिंक ये सारा क्रेडिट जो है इसकी अच्छी स्ट्रक्चरिंग का और उनके माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट का प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, आपके हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, हमारा ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन हैं, आई थिंक उनको क्रेडिट जाता है। उन्होंने बहुत इसके अंदर जो है वो अच्छे किस्म के स्ट्रक्चर को जो है वो बनाने में बहुत अहम रोल अदा किया। और उसमें जो ये वाला स्ट्रक्चर था कि सब्सटेंशियल अमाउंट जो है, जिसको हम एलाइड बैंक मॉडल कहते थे, कि सब्सटेंशियल अमाउंट जो है वो कंपनी की डेवलपमेंट के लिए जाए, और उनका फोकस जो है वो यही ज्यादा था कि एयरलाइन को मजबूत किया जाए और एयरलाइन की सर्विसेज को अच्छा किया जाए, ताकि आम आदमी को जो है उसका फायदा पहुंचे। उसमें ये दोनों तरफ से, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी और जो हम बायर्स हैं उनकी तरफ से भी जो है वो स्पिरिट ये थी कि इसकी PIA की जो है वो पुरानी ग्लोरी को जो है दोबारा रिस्टोर किया जाए। तो हम जो है पास्ट में ये PIA जो है वो दुनिया की सेकंड बेस्ट एयरलाइन रह चुकी है, और हमने एमिरेट्स को, सिंगापुर को और एयर माल्टा को जो है हमारी पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स ने जो है वो खड़ा किया और उसमें बहुत अहम रोल प्ले किया। तो क्यों नहीं हम जो है वो दोबारा से वो चीजें जो है वो सब अगर हम मिल जाएं और एक ही हमारा मकसद हो। देखें अल्लाह के फजल से सब दोनों कंसोर्शियम में उनके बिजनेसेस हैं, उनको कोई ये जरूरी है कि बिजनेस नहीं है और कोई बिजनेस वो ढूंढ रहे हैं, तो उनके पास एक एपिटाइट है। तो उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया कि हम ये एक नेशनल एयरलाइन के लिए जो है वो अपने आप को वॉलंटियर करें। और इसके लिए मैं इसको इस तरह तशबीह देता हूँ, अक्सर मैं क्रिकेट की मिसालें देता हूँ कि ये जो मुबारकबादें हमें मिल रही है, ये तो टॉस जीतने की मिल रही है ना। अभी हमने टॉस जीत के फील्डिंग सिलेक्ट की है, तो अभी फील्डिंग शुरू होनी है, फील्डिंग शुरू हो के मैच जीतना है। तो इस पे जो है वो बहुत काम और सबकी सपोर्ट के बगैर और दुआओं के बगैर ये पॉसिबल नहीं होगा।
बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब की गुफ्तगू आपने। हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर वज़ीर आज़म बराए निजकारी, चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आप शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर कोशिशें बार बार हुई, बाजी में दावे भी बार बार हुए, मगर आपने ये कर दिखाया है। आप ये भी कह रहे थे कि 100 अरब रुपये से ऊपर ही बिकेगी, 100 अरब रुपये से ऊपर ही बिकी, 135 अरब रुपये में बिकी। ये कीमत आपके अपने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है या इससे ऊपर सोच रहे थे आप, या इससे कम एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? नहीं, हम 100 अरब 120 अरब से ऊपर की एक्सपेक्टेशन थी हमारी, और माशाल्लाह आई एम वेरी हैप्पी कि 135 अरब इज़ अ वेरी फेयर प्राइस, क्योंकि बायर के लिए भी सही होनी चाहिए और सेलर के लिए भी। तो इस प्राइस में एक मैं क्लैरिफिकेशन शाहजेब साहब आपके प्रोग्राम के थ्रू कर दूं, बिकॉज मैं सोशल मीडिया देख रहा था और हमारे बड़े अनफॉर्चुनेटली काफ़ी अच्छे जर्नलिस्ट भी जो हैं वो भी शायद कोई मिसकम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, शायद अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट नहीं है। गवर्नमेंट को 135 अरब में से जो 7.5% मिलेगा, तो गवर्नमेंट को 10 अरब ये मिलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के पास 25% कंपनी भी जो रहेगी उसके पैसे भी गवर्नमेंट को आएंगे, जो कि 45 अरब होंगे। तो टोटल वैल्यू चूंकि पीआई की 180 अरब थी, तो 45 अरब गवर्नमेंट के पास, 25 अरब की वैल्यू है, 10 अरब और, तो गवर्नमेंट को 55 अरब मिलेंगे और 125 अरब पीआई में जाएगा। तो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक डील। अच्छा, जो एक और सवाल उठ रहा है वो ये कि जो पीआईए में जाएगा, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कोई ऐसा बिजनेस प्लान है जो कि गवर्नमेंट ने दिया है, जिसके मुताबिक ग्रुप को काम करना पड़ेगा कि इस तरीके से पीआईए को बेहतर किया जा रहा है? जी, हमने अपना बिजनेस प्लान जो बनाया था वो तमाम बिडर्स के साथ शेयर किया था, और हमने बिडर्स से कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाया है कि दे विल ट्राई टू मीट दैट बिजनेस प्लान। मेरा अपना ख्याल है कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो 5 साल का बिजनेस प्लान है। मेरा अपना ख्याल है कि बिडर्स विल इंशाल्लाह डू बेटर देन दैट बिजनेस प्लान। और उस प्लान के तहत क्या है कि लाइक इन टर्म्स ऑफ डेस्टिनेशंस, इन टर्म्स ऑफ प्लेन्स, या फिर इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर्स, सब है कि किस तरीके से एक्सपैंड करना है? जी, उसके अंदर अभी पीआई के 18 प्लेन्स ऑपरेशनल हैं। हमने प्रोजेक्ट ये किया है कि 4 साल के बाद 38 प्लेन्स ऑपरेशनल होंगे, तो मोर देन डबल हो जाएगी उसकी फ्लीट। सेकेंडली, अभी पीआई में साल के 40 लाख पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। वी आर होपिंग के अगले 4 सालों के बाद ये तकरीबन 70 लाख पैसेंजर्स जो हैं वो होंगे। अभी पीआई का साल का जो रेवेन्यू है तकरीबन 250 अरब के करीब है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 साल के बाद ये 500 अरब के करीब हो जाएगा। और पीआई के अंदर तकरीबन 125 अरब की जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है, वो भी होगी, विच मीन्स कि इसकी फ्लीट चेंज होगी, इंजन रिपेयर होंगे, तो वील हैव अ मच बिगर फ्लीट इंशाल्लाह। और ये एक बाकायदा तौर पर बेंचमार्क्स होंगे जिसको हुकूमत खुद देख रही होगी कि ये सब जिसने लिया है वो ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा? जी, गवर्नमेंट का जो रोल है मिनिस्ट्री का, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर एविएशन डिवीजन है, उसका काम पॉलिसी लेवल पर है, और सिविल एविएशन इज़ द रेगुलेटर। तो ये दोनों एंटिटीज़ जो हैं ये वॉच कर रही होंगी, पीआईए को और तमाम एयरलाइंस को। साहब, और आपने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि आप चाहते हैं कि कोई मिडिल ईस्टर्न एयरलाइन है वो बाद में जब ये प्राइवेटाइज हो जाए तो बाद के अमल में, क्योंकि 2 पार्टनर्स की या 2 इन्वेस्टमेंट्स की आपने अलाउ किया हुआ है, तो वो आएँ। आरिफ हबीब साहब का ये कहना है कि अब क्योंकि अब हो गया, क्योंकि पहले वो सिर्फ एमओयू साइन करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे, तो शायद वो आ जाएं। आपको लग रहा है इतना होमवर्क है, या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है कि अगर प्रोफेशनल एयरलाइन आ जाए जिसका प्रॉपर एक्सपीरियंस हो? जी, मेरे ख्याल में एयरलाइन शायद मेजर एयरलाइन तो शायद ना आए, बिकॉज मेजर एयरलाइन जनरली उनका अपना जो फोकस होता है अपने बिजनेस पे होता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मेजर एयरलाइन होगी। लेकिन कोई और जो कि सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे एयरलाइंस हैं वो शायद आ सकती हैं। साथ साथ जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं वो आ सकते हैं। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि पिछले कई सालों से गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी बेचने की। लास्ट टाइम भी आपने देखा कि बिडिंग का तजुर्बा इतना अच्छा नहीं हुआ था, और हमें भी बड़ी मेहनत करनी पड़ी। माशाल्लाह 2 बिजनेस ग्रुप्स और एयर ब्लू सामने आए थे, और लेकिन आज की तारीख में पिछले 1 माह के अंदर बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं कि जी हमें कंसोर्टियम के अंदर ऐड करवा दें। तो मेरा ख्याल है कि नाउ दैट इट हैज़ बीन डिसाइडेड कि एक कंसोर्टियम विनर हो चुका है, तो उनके लिए पार्टनर्स ढूंढना कोई मुश्किल नहीं होगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि जो सवाल हो रहा है वो ये कि पीआईए के होटल्स भी हैं, पेरिस में है, न्यूयॉर्क में रूजवेल्ट होटल है, उनका क्या होगा? नहीं, वो इस ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है। पेरिस का जो होटल है स्क्राइब और जो रूजवेल्ट है वो इस ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है, वो गवर्नमेंट के पास रहेगा, वो हमारी होल्डिंग कंपनी है पीआई की, उसके अंदर है, तो इस ट्रांजैक्शन में वो नहीं मिलेगा इन्हें। और फिर उनका क्या किया जाएगा? हुकूमत क्या सोच रही है उनके बारे में? स्क्राइब तो हमारे पास प्राइवेटाइजेशन में नहीं है, गवर्नमेंट अभी उसको रिटेन करना चाह रही है। रूजवेल्ट जो है, चूँकि वहाँ पर रूजवेल्ट जगह पर है, बड़ा एक प्राइम प्रॉपर्टी है,
और उस वहाँ पर सारे हाई राइजेस कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो इस वक्त जो रूजवेल्ट की जो बिल्डिंग है 16 मंजिलें हैं उसमें और होटल है, तो वो फीजिबल नहीं है फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। तो उसके अंदर कैबिनेट का फैसला ये कि उसके अंदर हम किसी न्यूयॉर्क रियल एस्टेट डेवलपर के साथ जॉइंट वेंचर करेंगे, हम अपना प्रॉपर्टी लाएंगे, वो अपने पैसे इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, डेट रेस करेंगे और हम उसके साथ जॉइंट वेंचर करके उधर हाई राइज बनाएंगे। उससे गवर्नमेंट को इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में एक वेल्थ क्रिएशन भी होगी और अच्छा किराया भी मिलेगा। मगर पहले ये भी खबरें आई थी कि वो जो रियल एस्टेट है, जो प्रॉपर्टी है, उसके लिए भी बायर्स मौजूद हैं, क्या गवर्नमेंट ने उसको नहीं कंसीडर किया? जी, बायर्स मौजूद हैं, बल्कि एज वी स्पीक बायर्स अभी भी मौजूद हैं। 2 लार्ज कमर्शियल बैंक्स हैं ग्लोबल, उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन उनको अगर आप प्लॉट को एज बेच देंगे तो आपको कम पैसे मिलेंगे। जॉइंट हमने जो एनालिसिस किया है, अगर आप जॉइंट वेंचर करके उसको हाई राइज बनाते हैं, जो कि एक 5-6 साल का एक प्रोसेस है, लेकिन उसके अंदर गवर्नमेंट के पैसे तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा बनते हैं। तो बेचना उसको आई थिंक मुनासिब नहीं है। आसान काम बेचना है, लेकिन वो गवर्नमेंट के लिए आई थिंक मुनासिब नहीं है और मुल्क के लिए बेहतर है कि उसको हम जॉइंट वेंचर के अंडर एक हाई राइज बनाएं वहाँ पर। साहब मुझे ये भी बताइएगा कि अब वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बनाने के लिए वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स भी होने चाहिए। हमारे एयरपोर्ट्स का बुरा हाल है, पहले ये भी खबरें आती रही कि इनको भी किसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर इसमें आए, मगर वो भी नहीं प्रैक्टिकली हो सका। इस हवाले से क्या सोचा है आपने? कि इंशाल्लाह ये भी मेरा ख्याल है कि अगले साल होगा। इस वक्त फैसला ये हुआ है और लास्ट मंथ फैसला हुआ है कि 3 एयरपोर्ट जो है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, ये प्राइवेट सेक्टर को लॉन्ग टर्म कंसेशन के अंडर मैनेजमेंट के लिए दिए जाएंगे। ये तीनों हमारे पास आ गए हैं, प्राइवेटाइजेशन कमीशन इसको डील कर रहा है और हम इसके ऊपर काम हमने शुरू कर दिया है। एडीबी की जो टीम है उसके साथ हमारी बातचीत चल रही है, उनको एडवाइज़र अपॉइंट करने की। और हमारी जो एक हमारा टारगेट है कि हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट को पहले निपटाएं, क्योंकि उसके ऊपर पहले भी काम हो चुका है, और उसके बाद कराची और लाहौर के ऊपर उनको भी लॉन्ग टर्म कंसेशन में दें। कराची और लाहौर के अंदर हमारा प्लान है कि एक्सपेंशन के साथ होगा वो लॉन्ग टर्म कंसेशन। और लास्टली ये तीनों एयरपोर्ट्स इंशाल्लाह हम ओपन बिडिंग के थ्रू देंगे, उसमें G2G नहीं होगा। ओपन बिडिंग के थ्रू इंशाल्लाह, जिस तरह आपने आज देखा, होपफुली यू विल सी कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से ये फैसले भी होंगे इंशाल्लाह। और सब और जो आपने पूरा ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया PIA के लिए कि 75% आप लें, उसमें का जितनी भी कीमत पे लें 92.5% री इन्वेस्ट हो जाएगा PIA में। अगर 25% लेंगे तो फिर वो जो रीवैल्यूएटेड प्राइस होगी, जो कि आपने जिस पे बिड किया है, वही आपको हुकूमत को देना पड़ेगा, जो आप कह रहे हैं कि 55 अरब रुपए हुकूमत के पास आएगा। बहुत सारे इदारे हैं जो कि बहुत सारे कुछ नुकसान भी करते हैं, कुछ प्रॉफिट में भी हैं। हुकूमतें बार बार माजी में कह चुकी हैं कि हुकूमतों का काम नहीं है बिजनेस करना, मगर प्राइवेटाइज होता नहीं है उनसे। 19 साल बाद जब एक इतनी मेजर प्राइवेटाइजेशन हुई है, क्योंकि PIA एक ऐसी कंपनी थी जिसके बारे में बार बार कहा जाता था कि बहुत मुश्किल है इसे प्राइवेटाइज करना, वो हो गई। तो आगे फिर इतने सारे इदारे हैं, लॉस मेकिंग भी, प्रॉफिटेबल भी, उनके लिए क्या प्लान है? जी, प्लान हमारे पास जो हैं इस वक्त कुछ 1-2 बैंक्स के अलावा, एयरपोर्ट्स के अलावा इंश्योरेंस कंपनी है स्टेट लाइफ। हमारे पास जो सबसे बड़ा चंक जो है, जो कि चैलेंजिंग भी है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। उसके अंदर भी थिंकिंग यही है, डिसीजन ये कि उनको या तो लॉन्ग टर्म कंसेशन पे, प्राइवेटाइजेशन पे बेचें। बट आई थिंक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज हुई है, फ्रेंकली आज कोई एक आम दिन नहीं था इस मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है कि गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट सेलिंग एसेट्स। माजी में जब आज से चंद माह पहले जब हम बात करते थे फाइनेंशियल एडवाइजर्स अपॉइंट करने के लिए, तो द रियलिटी इज़ कि लोग फाइनेंशियल एडवाइजरी मैंडेट में इंटरेस्टेड नहीं होते थे हमारे साथ। वो कहते थे जी आप बातें करते हैं, 4-4, 5-5 साल निकाल देते हैं, फिर ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होती। आज पीपल हैव सीन कि हम ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट करने में सीरियस हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो लॉस मेकिंग हैं, जो डिस्कोज हैं, और साथ साथ हम देख रहे हैं सुई कंपनीज को और बाकी चीज़ों को, इन सब चीज़ों को हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना है, प्राइवेट सेक्टर को देना है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि 2026 में अल्लाह ने चाहा तो यू विल सी मोर सक्सेसेस इंशाल्लाह। यानी अगला टारगेट, क्योंकि ज़ाहिर जो पाकिस्तान का बिजली का सेक्टर भी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और गैस का सेक्टर भी, दोनों कीमतें बढ़ाने के बावजूद मुसलसल ब्लीड करता नजर आता है। तो डिस्कोज भी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी, और क्या फिर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज भी, ये तीनों ऑन कार्ड्स हैं, प्रॉफिटेबल भी, लॉस मेकिंग भी? देखिए, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज ऑन कार्ड नहीं हैं, लेकिन डिस्कोज हैं, स्वीज भी अभी नहीं है। बट स्वीज पे तो हमारा बड़ा क्लियर व्यू है कि इनको तो प्राइवेटाइजेशन में फ़ौरन ऐड कर देना चाहिए। एंड फ्रैंकली मेरा अपना व्यू ये है कि जब तक हम पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं देंगे, ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। ये जो फैसले हैं ना कि क्या कीमत पे चीज़ बिकेगी, क्या माल आएगा, क्या जाएगा, ये सारा हमारे हाथ में है, इंडिविजुअल्स के हाथ में। ये सिस्टम गलत है। ये मार्केट फोर्सेस को डिटर्मिन करना चाहिए कि क्या कीमत होनी चाहिए, और डिमांड सप्लाई से डिटर्मिन होना चाहिए। तो जब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाएगा, तभी हम ये मार्केट
मार्केट फोर्सेस और मार्केट बेस्ड इकोनॉमी बना सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इट विल बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस। डिस्कोज इंशाल्लाह ऑलरेडी हैं, स्विस की हम बात कर रहे हैं, ENP अभी नहीं है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इवेंचुअली हमें ENP को भी देखना चाहिए, बिकॉज जो पैसे तो हम बनाते हैं दे आर प्रॉफिटेबल, लेकिन जब ये प्राइवेट सेक्टर में जाएंगी तो मेरा ख्याल है कि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा, और जो आज गवर्नमेंट प्रॉफिट कमा रही है इंशाल्लाह उससे ज़्यादा तो गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा। सर, जो प्रेसिडेंट है ये कितना अहम है? आज PIA का जो प्रेसिडेंट है, आपके ख्याल में सरमायाकारों के लिए, पहले तो पाकिस्तान में दोनों किस्म की सरमायाकारी बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनी हुई है, डोमेस्टिक भी इंटरनेशनल भी, ना FDI आ रहा है और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट टू GDP 13% पर पहुंच गया है। ये कितना अहम है कि आगे जाके एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सरमायाकारी के लिए? मेरा ख्याल है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों के लिए बहुत अहम है। डोमेस्टिक बहुत लिक्विडिटी है इस वक्त कंट्री के अंदर, हमारे इंटरेस्ट रेट 11-12% के आसपास हैं, तो डोमेस्टिक लिक्विडिटी ठीक ठाक है। आप स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं कि वहाँ पे लिक्विडिटी जा रही है। तो अब आप देखेंगे कि मुल्क में जो M&A और एक्विजिशंस जो होनी है तो वो प्राइवेटाइजेशन के अंदर वो पैसा आएगा। तो डोमेस्टिक आई एम वेरी होपफुल। ऑलरेडी हमने जो मार्केट साउंडिंग की है और जो इन्वेस्टर्स से बातचीत की है, तो मेरा ख्याल है कि डिस्कोज में, स्टेट लाइफ में, ज़रिए तरक्याती बैंक में ऑलरेडी 3 पार्टीज़ हैं जो हमें कह रही हैं उनका बहुत इंटरेस्ट है, 2 बैंक है जिनका इंटरेस्ट है। सो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट डोमेस्टिकली। इंटरनेशनली मेरा ख्याल है कि अब PIA के बाद वुड बी द टाइम कि हम इंटरनेशनली थोड़ा सा मार्केटिंग करें अपनी कंपनीज़ को। फ्रेंकली इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में जो एसेट्स हैं वो बहुत चीप हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, ग्लोबली एयरलाइंस की मार्केट कैप इज इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। PIA अगर हमें 55 अरब मिल रही है तो दैट्स $200 बिलियन इक्विवेलेंट। तो ओवरऑल फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी पाकिस्तान में एसेट्स एक्वायर करना कैन बी वेरी प्रॉफिटेबल, लेकिन जो हमें ज़रूरत है हमारी पॉलिसी रिजीम, रेगुलेटरी रिजीम सही करने की, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इन चीज़ों की तरफ भी रुझान होगा हमारा। मतलब अगर उसमें ज़ाहिर पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं, इसके अलावा हुकूमतों की सीरियसनेस, आपने कहा था कि 75% जब हुकूमत ऑफर करना चाह रही थी, कुछ बिडर्स ने कहा कि नहीं हमें 100% चाहिए। आप वज़ीर आज़म के पास गए, वज़ीर आज़म ने फ़ौरन कह दिया बगैर किसी उसके कि हाँ जी ठीक है 100% कर दें। ये PIA के लिए तो हो गया, बाकियों के लिए भी वो सीरियसनेस नज़र आती है? जी बिल्कुल, बिकॉज देखें ना, इट्स ऑल इकोनॉमिक्स। अगर 25% किसी को लेना है हमसे तो फ्री में तो नहीं लेगा, वो हमें 45 अरब देगा। अब 45 अरब आप अगर कहीं और इन्वेस्ट कर दें तो हो सकता है कि वो 5 साल में डबल हो जाएं। PIA में इन्वेस्ट करें तो हो सकता है वो भी डबल हो या आधे हो या 3 गुना, मुझे नहीं पता। तो अगर हमें चीज़ों को बेचना है तो फिर हमें उन्हें बेचना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हमने जो बिजनेसेस रखे हैं, हम एज अ कंट्री, एज अ गवर्नमेंट, हम ऑपरेटर्स हो गए, हम मैनेजर्स हो गए। कंट्रीज़ जो हैं वो मैनेजर्स बहुत कम एंटिटीज़ के होते हैं, वो इन्वेस्टर्स होते हैं। हम बात करते हैं RDR की, PIF, बाकी फंड्स की, वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं। दे डोंट गो एंड रन कंपनीज। तो जो इस बार जो आपने एग्जांपल दी PIA की, 100% पे गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी फ़ौरन हमें अप्रूवल दे दी कि आप कर लें। आई थिंक कि बाकी एंटिटीज़ में भी अगर इंटरेस्ट होगा और अगर मुल्क के लिए, आवाम के लिए अगर ये बेहतर होगा तो ये डिसीजन मेकिंग आप देखेंगे कि होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। देखते हैं कि आगे इदारों के हवाले से क्या होता है। डिस्कोर्स का प्रॉब्लम है, उस पर भी बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की उनकी बहन उज़्मा खान से 2 दिसंबर को होने वाली मुलाकात और उनके एक्स अकाउंट से की जाने वाली पोस्ट के बाद हुकूमत का तहरीक इंसाफ के खिलाफ रवैया मज़ीद सख्त हो गया था। मुलाकातों का सिलसिला एक मरतबा फिर बंद हो गया था, बल्कि हुकूमती बुज़रा ने तो ये तक कह दिया था और बार बार कहा था कि जब तक तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने बानी के बयानात पर माफ़ी नहीं मांगी जाएगी और शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक कोई बातचीत या मुज़ाकरात नहीं होंगे। मगर तहरीक इंसाफ मुसलसल माफ़ी से इनकार करती रही और कहती रही कि मैंडेट वापसी की शर्त पर ही मुज़ाकरात होंगे। मगर आज एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। आज वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि PTI और उनके साथी डायलॉग की बात कर रहे हैं। मैंने असेंबली में उनको डायलॉग की दावत दी, अगर वो तैयार हैं तो हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए पॉलिटिकल हार्मनी होनी चाहिए, मगर इसकी आड़ में ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। PTI और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पोलिटिकल पार्टीज में हार्मनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए मैंने पहले भी दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्वीट कर रहा हूँ।
मगर तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात या एहतजाज के हवाले से मुसलसल कन्फ्यूजन नज़र आती रही है। आज एक बार फिर इमरान खान की बहन अलीमा खान ने अपने कल के बयान की वजाहत की। अलीमा खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शब्बीर डार का सवाल था, पीटीआई वाले कह रहे हैं हमने बातचीत करनी है। मैंने इसका जवाब दिया कि इमरान खान ने जेल से जब स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ने का कह दिया है, तो अब जो भी ये कहेगा कि हमने हुकूमत से बातचीत करनी है तो वो इमरान खान की पार्टी का नहीं हो सकता। इसके अलावा अलीमा खान ने मजीद कहा कि अवाम को पूरी संजीदगी के साथ ये हकीकत समझनी चाहिए कि मुज़ाकरात की बात हमेशा उस वक्त की जाती है जब अवामी दबाव हद से बढ़ चुका हो और इक़्तिदार में बैठे लोग परेशान हो जाएं। अलीमा खान ने मजीद कहा कि संजीदा और बामकसद मुज़ाकरात वो होते हैं जिनमें अदालती अपीलों पर पाबंदियाँ नहीं लगाई जाती और आईनी रास्ते बंद नहीं किए जाते। उन्होंने मजीद कहा कि मुज़ाकरात की बात करने वाले पहले इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला तो बहाल करें जब इमरान खान की जानिब से एहतजाज की कॉल दी जाती है, हुकूमत मुज़ाकरात की बात करने लगती है। अलीमा खान मुसलसल ये कह रही कि बातचीत करने वाला इमरान खान की पार्टी से नहीं हो सकता और आज वो कह रही हैं कि अगर हुकूमत बातचीत करना चाह रही है इसका मतलब हुकूमत दबाव में है क्योंकि इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी है। जबकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान समेत पार्टी का एक हिस्सा मुज़ाकरात की बात करता रहा है। ताहम आज बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने जितनी बात करनी थी, जितनी तजावीज़ देनी थी वो मैं दे चुका हूँ। अब मुज़ाकरात के हवाले से अचकज़ई साहब बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। जहाँ तक मेरे ज़ाती ताल्लुक है तो मैं कह रहा हूँ कि इनफ इज़ इनफ फॉर मी। मैंने जितनी बात करनी थी, सजेशन देना था, मैं सजेशन दे चुका हूँ। बट देखो, जो पूरी मुल्क की और कौम की ख्वाहिश है वो मेरी भी ख्वाहिश है, लेकिन मुज़ाकरात के हद तक मेरा ख्याल है अचकज़ई साहब कमेंट कर ले तो बेहतर। कल हमारे प्रोग्राम में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात शफी जान ने कहा कि मुज़ाकरात उस सूरत में होंगे कि फ्रेश इलेक्शन कराए जाएँ या हमारा मैंडेट वापस किया जाए। मुज़ाकरात उस सूरत में होंगे या तो फ्रेश इलेक्शन की कॉल कर दी जाए या फिर जो हमारा मैंडेट चुराया गया है वो वापस हो जाए। और क्या महमूद खान अचकज़ई साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है वो भी यही कह रहे हैं? महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी ये बात की। तीसरा उन्होंने ये कहा कि अल्लामा नासिर साहब को, महमूद खान अचकज़ई साहब को, खान साहब की बहनों को, हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, सीएम खैबर पख्तूनख्वा को रसाई हासिल हो इमरान खान साहब तक। एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीटीआई को डायलॉग की दावत दे रहे हैं तो दूसरी तरफ आज एक बार फिर इमरान खान से मुलाकात का दिन था फैमिली के लिए, मगर मुलाकात का दिन होने के बावजूद इमरान खान के वकला और फैमिली से उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई है। इमरान खान की बहनें मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंची मगर मुलाकात नहीं होने दी गई और फिर हर हफ्ते की तरह इमरान खान की तीनों बहनों ने एक बार फिर अडियाला जेल के बाहर धरना दे दिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।